स्टार्ट करें हम लोग 5 का लेक्चर। बातें बंद करिए। अच्छा, आपका होमवर्क है पहले डीपीपी 3, 4, 5 एंड 10। क्या डीपीपी है? ज्यादा है क्या? 40 क्वेश्चन है बस, है ना? तो ये डीपीपी आप कर लीजिएगा। 3, 4, 5 एंड 10, बीच में 6, 7, 8 जो है वो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डीपीपी है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ट्री शायद कर लिया होगा आपने। ट्री कर लिया कि नहीं कर लिया? चलो डिस्कशन नेक्स्ट डे करेंगे, पहले थ्री। अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट डे पे डीपीपी 3 डिस्कस करूंगा। उसके बाद हर दिन एक डीपीपी डिस्कस करेंगे बस। ओनली 10 मिनट फॉर डीपीपी पर डे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, वो बोर्ड फॉर्म रह गया था क्या? वैसे बोर्ड फॉर्म हाईली अनस्टेबल होता है, तो एक बार आपको बता दूं बोर्ड फॉर्म के बारे में। बोर्ड फॉर्म ऑफ चेयर, दरवाजा बंद कर दीजिए। बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, जो बच्चे पिछले एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आए थे उनको रिकॉर्डिंग उसमें मिल गई होगी, वो उसको पढ़ लेंगे और वो बहुत ही जरूरी है लेक्चर है। क्या चीज? अच्छा, आप लोग लाइब्रेरी में थे क्या? ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग मिल गया ना? तो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत है? मतलब रिकॉर्डिंग मिल गई है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आए तो एक तो हाँ बेटा, दोबारा पढ़ा देंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर। बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन लेकिन आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे जो आएंगे आपके घर से। जो कुछ लोग कह रहे हैं सर रहने देना, मैं खुद ही पढ़ा दूंगा बच्चे। ये बोर्ड फॉर्म है। ये मैं कहना सर, ये बोर्ड जो है, ये किनारे जो इसका दूसरी लकड़ी से बना हुआ है क्या? बोर्ड जो है सारी लकड़ियां सेम है, कुछ लकड़ियां चेंज है। तो बोर्ड फॉर्म में भी हर कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं, ये बॉन्ड में स्ट्रेन कम हो, ये लगभग टेट्राहेड्रल टाइप का अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं। और बोर्ड फॉर्म में भी याद रखिएगा, कुछ बॉन्ड ठीक ऊपर और नीचे होते हैं। एग्जैक्टली सेंटर से अगर हम एक्सिस खींचें तो इस एक्सिस के कुछ बॉन्ड पैरेलल होते हैं। एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होते, थोड़ा सा झुके होते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होता है ये ठीक पैरेलल होते हैं, और कुछ जो है अनपैरेलल होते हैं, जो साइड से जुड़े होते हैं। जो पैरेलल होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सियल, जो पैरेलल नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इक्विटोरियल। तो यहाँ पर भी ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल। सारे हाइड्रोजन को तो आप यहाँ से नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये कार्बन माना 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5 एंड 6 है। तो 2, 3 का जो एक्सियल बॉन्ड है वो सेम दिशा में है। तो वहाँ का था आपका चेयर फॉर्म था, वहाँ पर वो अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर जो 2 और 3 पे हाइड्रोजन है या 5 एंड 6 के हाइड्रोजन है, ये डायरेक्शन सेम है। मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक ही लाइन में है। ऐसा लग रहा है कि एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को छिपा रहा है। दे आर इन सेम लाइन। ये इक्लिप्स ओरिएंटेशन में होता है। और इसका अगर आप न्यूमैन बनाएंगे तो न्यूमैन बनाने के लिए दिमाग नहीं लगाना, इसमें मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। इसका अगर न्यूमैन हम बनाएंगे तो इसके न्यूमैन में हमें ऐसा लुक नजर आता है, इक्लिप्स। ये कौन सा लुक है बताओ? इक्लिप्स लुक है या स्टैगर्ड या गॉच? क्या है बेटा? मतलब ये सारे हाइड्रोजन सारे बॉन्ड सेम डायरेक्शन में। टॉर्सनल स्ट्रेन चेयर फॉर्म के कंपेयर में बहुत क्या होता है? हाई होता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम। तो यहाँ पर भी 12 सीएच बॉन्ड है, 6 एक्सियल है, 6 के इक्विटोरियल। ये तो कॉमन पॉइंट है। लेकिन जो अनकॉमन पॉइंट है वो ये है, यहाँ के जो बॉन्ड्स होते हैं वो इस ओरिएंटेशन में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन इक्लिप्स ओरिएंटेशन, ड्यू टू व्हिच टॉर्सनल स्ट्रेन बिटवीन इन मॉलिक्यूल बिकम्स वेरी हाई एंड व्हिच मेक्स मॉलिक्यूल वेरी अनस्टेबल। जो मॉलिक्यूल को बहुत ही क्या कर देता है? अनस्टेबल। मेरी बात समझ में आ गई? बस यही एक इसकी कमी है। तो यहाँ पर कमी क्या? बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इक्लिप्स ओरिएंटेशन, मेकिंग बोथ फॉर्म हाईली अनस्टेबल, मेकिंग बोथ फॉर्म हाईली अनस्टेबल। ओके, यहाँ पर एक और कमी होती है, वो कमी ये है, इसके जो 1 और 4 कार्बन के हाइड्रोजन्स होते हैं, एक्सियल, दे लुकिंग लाइक लाइक झंडा एट द कॉर्नर ऑफ बोट। झंडा नहीं जानते आप? बोट के कॉर्नर, झंडा, फ्लैग, झंडा नहीं जानते? झंडा ऊँचा रहे हमारा। ये जो बोट फॉर्म है, ये जो कॉर्नर होते हैं, इस पर हाइड्रोजन्स, दे लुक्स लाइक ए फ्लैग एट द कॉर्नर ऑफ बोट। ओके, और ये फ्लैग वाले हाइड्रोजन्स हैं, जैसे ये थोड़े नजदीक होते हैं, क्लोज होते हैं, दिखने में दूर हैं, ये थोड़ा झुके भी होते हैं हल्का सा, है ना? ये इनके बीच एक रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन का नाम होता है क्या? फ्लैग पोल रिपल्शन। वंडर वाली रिपल्शन है ये। फ्लैग पोल इज अ काइंड ऑफ वंडर वाली रिपल्शन बिटवीन एक्सियल हाइड्रोजन ऑफ 1 एंड 4 कार्बन। फ्लैग पोल रिपल्शन। अच्छा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी क्या होती है? घट जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम और समझ सकते हैं, फ्लैग पोल रिपल्शन, इट मेक बोट फॉर्म लेस स्टेबल। अच्छा, यहाँ पर ये झंडे अगर छोटे होंगे तो इनके बीच का रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। झंडे बड़े कर दें तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? तो अगर कोई आपसे सवाल करे कि एक जगह बोट फॉर्म है, यहाँ जैसे चेयर फॉर्म में एक्सियल पोजीशन पर मिथाइल था और दूसरे बोट फॉर्म में इक्विटोरियल पोजीशन पे मिथाइल, व्हिच बोट फॉर्म विल मोर स्टेबल? जहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे मिथाइल होगा उसकी स्टेबिलिटी जो होगी कम होगी, और जो इक्विटोरियल वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये क्यों ऐसा हुआ? जल्दी से बता दें। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच का रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ का वंडर वाल रिपल्शन थोड़ा क्या होगा? कम। मिथाइल के यही कारण है। तो एक्सियल पोजीशन पे जितना बड़ा ग्रुप होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगी? कम होगी, एक्सेप्ट द केस आप किसको छोड़ दें अगर हम यहाँ पर बस ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना ले। तो अगर कोई आपसे सवाल करे, यहाँ लिख सकते हैं, ग्रेटर दैन लार्जर ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन, लेसर बिकम्स स्टेबिलिटी, लेसर बिकम्स स्टेबिलिटी, एक्सेप्ट द केस ऑफ, एक्सेप्ट
देखिए फर्स्ट पहला इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, केटायन एनायन अट्रैक्शन। ओके दैट्स तो क्वेश्चन कोई करे? इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा आपको बताना? बताओ? थर्ड वाला। समझ गए आप लोग? ये ईज़ी है मेरे ख्याल से। सबसे स्टेबल हो जाएगा 3 उसके बाद 2 बाद 1 क्योंकि यहाँ पर दोनों मिथाइल एक्सियल है। यहाँ एक इक्विटोरियल दूसरा क्या है एक्सियल है। यहाँ पर दोनों ही क्या है बताओ पक्का। अच्छा अगर यहीं पर इस मिथाइल के स्थान पे हमने कोई ऐसा ग्रुप लिखा होता, यहाँ पर मिथाइल के स्थान पे हमने ऐसा ग्रुप लिख दिया होता यहाँ पर, क्या हुआ? ये क्या हुआ इसमें? यहाँ पर OH, OH, यहाँ OH, 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 व्हिच इज़ मोर स्टेबल? कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो इसमें सबसे स्टेबल पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा, नहीं तीसरा और सबसे कम दूसरा। और जो पहला सबसे पीछे था वो आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिलेशन हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। कुछ लोगों की दोस्ती जारी है, लगातार बातें कर रहे हैं। ये दोस्ती मेडिकल कॉलेज में जारी रखना, अभी यहाँ पर शांत रहो, है ना? तो क्या? दूसरे में रिपल्शन तो होगा, अब जब ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो रिपेल करेंगे। अगर इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो वन रिपल्शन होगा। नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तभी होता है जब हाइड्रोजन खुद फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो और बगल में भी क्या हो फ्लोरीन ऑक्सीजन, तभी तो। अब यहाँ H तो जुड़ा है O के साथ पर बगल में कोई फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ये H इसके O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि वो खुद कार्बन से जुड़ा है डिस्टेंस आई। नहीं ऐसा होता है कभी-कभी हो जाता है। चलिए समझ में आ गया? ये बोर्ड फॉर्म समझ में आ गया? तो बोर्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म। रीजन कोई पूछे बता देंगे? मेन रीजन है कि बोर्ड फॉर्म में जो बॉन्ड होते हैं दे आर इन न्यूक्लियस मैनर, ये मेन रीजन होता है। और बस यही मेन रीजन है और बाकी एक कमी वहाँ है 1,3 रिपल्शन की, एक कमी यहाँ है 1,4 रिपल्शन की। ओके अगर हम ट्विस्ट बोर्ड की बात करें तो ट्विस्ट बोर्ड, टेढ़ी बोर्ड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, टाइडल कार्बन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर सिमेट्री दोनों नहीं होते। इसमें हम बात करें ये ट्विस्ट बोर्ड। बोर्ड को थोड़ी टेढ़ी कर दे। तो बोट और ट्विस्ट बोट यहाँ पर भी इक्लिप्स ओरिएंटेशन नहीं होता, सब कुछ इक्लिप्स ओरिएंटेशन, बस एक फर्क होता है। यहाँ पर जो झंडे आपस में नजदीक थे वो झंडे दूर हो जाते हैं। तो झंडे की जो झगड़ा है वो क्या हो जाता है थोड़ा फ्लैग पोल रिपल्शन कम हो जाता है। देयरफॉर ट्विस्ट बोट फॉर्म जो होता है वो बोट फॉर्म से क्या होता है? तो ट्विस्ट बोट फॉर्म में सब कुछ वैसे ही होता है जैसा क्या होता है बताओ? बोट फॉर्म में सिर्फ यहाँ पर फ्लैग पोल रिपल्शन एब्सेंट होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? आधा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्विस्ट बोट फॉर्म SK2 बोट फॉर्म एक्सेप्ट सब कुछ सेम इन ट्विस्ट बोट फॉर्म, सब कुछ सेम टू बोट फॉर्म एक्सेप्ट फर्स्ट इन ट्विस्ट बोट फॉर्म फ्लैग पोल रिपल्शन। क्या हुआ? फ्लैग पोल क्या ये नहीं समझ में आया क्या इसके कैसे? फ्लैग पोल रिपल्शन एब्सेंट। ओके ठीक है। एक बच्चा बाहर से कहीं से नोट खरीद के लाया, दुकानों पे नोट मिलती है। मुझे बोला ये बीच-बीच में क्या लिख रखा है? एसकेएस लिख रखा है, ये क्या लिखा है? तो मैंने कहा तो मुझे पता ही नहीं था कि ये दुकान वाले नोट भी बेचते हैं। तो वो एसकेएस मतलब सब कुछ सेम है। क्या होता है ना शॉर्टकट में लिखा हुआ है तो शॉर्टकट, अब तो मैंने आपको मुझे लिखने में दिक्कत होती है तो मैंने कहा आप लिख लो, आप तो पूरा फुल फॉर्म लिखो। अच्छा, तो ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म क्या चीज़? ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म जो होता है, ये बोर्ड फॉर्म के कंपेयर में क्या होता है? मोर स्टेबल। ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म क्या होगा? देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। हो गया बेटा? ये कारण। अच्छा हाफ चेयर में क्या होता है? हाफ चेयर आधी कुर्सी। हाफ शेयर के बारे में ज़्यादा जो है जानकारी नहीं है, किताबों में भी ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। हाफ शेयर के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ये नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिरा, इसमें एंगल स्ट्रेन बरकरार रहता है। जो सिरा ऊपर नहीं उठता, उसमें एंगल स्ट्रेन क्या रहता है? ये बरकरार रहता है। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल हाइली क्या होता है? अनस्टेबल। ये वाला सिरा जो उठ गया वहाँ तो एंगल स्ट्रेन रिलीज़ हो गया, लेकिन जो सिरा नहीं चेंज हुआ वहाँ पर अभी भी एंगल स्ट्रेन क्या है? बने रहते हैं। इसमें एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत हाई होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ये सबसे कम लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, लीस्ट। अब इनको हम कन्फर्मेशन क्यों कहते हैं? व्हाई दे आर नोन एज़ कन्फर्मेशन? बिकॉज़ दे इंटरकन्वर्टेड एट रूम टेंपरेचर। ये रूम टेंपरेचर पे एक दूसरे से बदलते हैं, बदल सकते हैं, इसलिए इनको हम कन्फर्मेशन कहा जाता है। समझ में आ गया? आपने देखा होगा ये दे आर बदलेबल एट रूम टेंपरेचर, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे बताओ? कन्फर्मेशन। 2 पेन लीजिए, काम चला लेंगे। जैसे ये चेयर, जब ये चेंज होता है तो सबसे पहले चेयर, इसमें कन्वर्ट होगा, ये चेयर ये सीधा हुआ। पहले चेयर किसमें कन्वर्ट होगा? हाफ चेयर में। आया? फिर हाफ चेयर को बोर्ड में बदलने के लिए सीधा नहीं होता। पहले ये धीरे-धीरे ऊपर उठता है तो टेढ़ी ट्विस्ट बोर्ड बनता है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद क्या बनता है? बोर्ड फॉर्म। फिर टेढ़ी होती है, फिर क्या है? ट्विस्ट बोर्ड। फिर क्या बना बताओ? हाफ चेयर। फिर वापस क्या हो गया बताओ? ये लगातार एक दूसरे में बदलते रहते हैं, यही कारण। तो ये रूम टेंपरेचर पे बदलते हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बताओ? कन्फर्मेशन कहा जाता है। और इनके बदलने की स्टाइल आप समझ गए, ये ऐसे बदलते हैं जैसे ये चेयर फॉर्म बदलेंगे इनटू हाफ चेयर फॉर्म, उसके बाद बोलो ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, उसके बाद बोर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में अगेन ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, नेक्स्ट फिर से हाफ चेयर फॉर्म, फिर वापस दूसरा वाला चेयर फॉर्म। ये इसमें एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? एनर्जी कितने पॉइंट्स है? 4। एनर्जी के 4 पॉइंट्स। इसके ग्राफ कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4। एनर्जी में सबसे नीचे कौन होगा? जल्दी से बता दे इसमें। चेयर, शुरुआत चेयर से होगी। थोड़ा देर बाद किसका जन्म होगा बताओ? हाफ चेयर। एनर्जी पे टॉप पे चला गया। क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे क्या होती है आप जानते हैं? स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे स्टेबल चेयर फॉर्म होता है, उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद में बोर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद क्या होता है? हाफ चेयर फॉर्म होता है। तो जो इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर होता है, ये होता है उल्टा। चेयर फॉर्म से ज़्यादा क्या होता है? या सबसे अधिक होता है हाफ चेयर, उसके बाद बोर्ड फॉर्म, उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, उसके बाद जानते हैं ना आप लोग? मुझे बताएं सबसे पहले चेयर किस में कन्वर्ट हुआ? हाफ चेयर में। तो एनर्जी यहाँ पर पहुंचेगी, फिर अगली बार किस में कन्वर्ट होगा?
ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर पहुंचे, फिर इसके बाद बोर्ड फॉर्म होगा, एनर्जी किस लेवल पर होगा, देखो एनर्जी हमने यहाँ देखा टॉप लेवल, फर्स्ट लेवल पर एनर्जी हाफ चेयर, सेकंड लेवल पर क्या होगा, सेकंड लाइन पे बोर्ड फॉर्म, थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पे एयर फॉर्म, इसके बाद फिर अगेन बोर्ड फॉर्म के बाद फिर क्या बना बताओ, वापस ट्विस्ट बोर्ड, एनर्जी कौन सी लाइन आ गई बताओ यहाँ पर, थर्ड, फिर हाफ चेयर, टॉप लेवल और ये इनको मिला दो, ये जो डायग्राम बनेगा इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बन गया? नहीं है समझ में आपको? आगे समझना? तो चलिए इसी के साथ चेयर फॉर्म क्या होता है आपका, एक गड़बड़ लग रहा है कुछ, गड़बड़ लग रहा है ये, स्टार्ट कहाँ से करना है? ये पहला चेयर गलत जगह स्टार्ट हो गया ना, हो गया? तो इसी के साथ आपका ये कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म कंप्लीटली क्या होता है, सवाल क्या पूछेगा, कौन ज्यादा स्टेबल है, इसमें कौन सा इंटरेक्शन है, थोड़ा कठिन सवाल पूछेगा, तो चेयर फॉर्म में जो न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन फार्मूला देके पूछ लेगा, कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा, फ्लिपिंग पूछ सकता है, फ्लिपिंग इक्विलिब्रियम किसका ज्यादा होगा, फिर ट्रांस पूछ सकता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकता है, आई थिंक आप जवाब दे सकते हैं। नंबर आप ट्यूटोरियल नेक्स्ट ईयर कौन पूछ सकता है प्लेनर स्ट्रक्चर बना करके, तो ऐसा जवाब आप देने के लिए तैयार है। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो आप पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं आप लोग, ऑप्टिकल हम क्वेश्चन एक साथ करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर कम करते हैं, क्या हुआ, ऑप्टिकल आइसो, देखिए ऐसे दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल, डरावने लग रहे हैं थोड़ा लेकिन ठीक है, तीन मॉलिक्यूल्स, ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं जो भी है, नाम है ना, जलेबी समोसे कचौड़े, ये अच्छा ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या हो, सेम हो, परंतु बिहेवियर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये डिफरेंट हो, तभी में हम बोलेंगे दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इनके नाम क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या, जहां पे इनके बारे में स्टडी करेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमर्स। पीपीएल जानते हैं आप लोग, डू यू नो क्या होता है? जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, ये ऑर्डिनरी लाइट, इसको अगर हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, तो इसके जो प्लेन होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ये इसी को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और याद रखना यही, इसी को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये निकोल प्रिज्म। और फिर इस लाइट को हम ट्रांसपेरेंट ग्लास का ट्यूब होता है जिसमें हम कंपाउंड का सोल्यूशन भर के पास करते हैं। मान लिया हमने कंपाउंड यहाँ रखा एक्स, इसका सोल्यूशन हमने यहाँ पर बनाया और यहाँ से लाइट पास हुई, पर लाइट के प्लेन में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया, ये जिस प्लेन में पहले वाइब्रेट कर रही थी अभी भी उसका वाइब्रेशन उसी प्लेन में। फिर हमने कंपाउंड वाई रखा, वहां से लाइट को पास किया तो जो लाइट थी ये स्क्रीन पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका प्लेन रोटेट नजर आया ऐसे। एक कंपाउंड जेट था, फिर हमने उसका सोल्यूशन बना के चेक किया तो वहां से हमें लाइट जो हो गई वो किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटेड नजर आई। पहले होना चाहिए था हमारा ये वाला प्लेन, ये प्लेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हो गया थीटा डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज। याद मत दिलाओ ठीक है, डराओ मत, ठीक। ये बायो की स्टूडेंट आप लोग तो थोड़ा सा डिजाइनिंग होना चाहिए, डिजाइनिंग ठीक है। ये तो मशीन है, ये जो मशीन है, ये जो जिसमें हम ये जो डिवाइस है जिसके द्वारा हम इस कंपाउंड के बारे में चेक कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, इस डिवाइस को कहते हैं पोलरीमीटर। और ये जो निकोल प्रिज्म है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट कर रहा है, इसे कहते हैं पोलराइजर। जानते हैं आप लोग ना? ओके, अब देखो मान लिया एक्स कंपाउंड और वाई कंपाउंड जब तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनका लाइट के प्रति, स्पीड पे लाइट के प्रति बिहेवियर डिफरेंट नजर आए, तो इन तीनों को बोलेंगे दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स टू। बस अब ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, अगर हम लाइट के प्रति बिहेवियर की बात करें तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ये जो आपने लिखा था, ये ऑप्टिकल आइसोमर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली क्या होते हैं बेटा, इनएक्टिव, और दूसरे क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं उनको कहते हैं दोज व्हिच डू नॉट रोटेट पीपीएल, है ना, ये डू नॉट रोटेट पीपीएल इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करते हैं। और दोज व्हिच रोटेट पीपीएल उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ये इट रोटेट पीपीएल इन एनी डायरेक्शन। जो रोटेट नहीं करते उन्हें इनएक्टिव शब्द से बुलाएंगे, जो रोटेट करेंगे उन्हें क्या करेंगे बताओ, एक्टिव बोलेंगे। बस इतना याद रखना, जो एक्टिव होंगे वो आपने देखा है दो तरह से हो सकते हैं। जो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उनको हम कहते हैं, ये दो प्रकार के, उनको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसका सिंबल प्लस भी होता है, इसका सिंबल डी आइसोमर भी होता है, डी मॉलिक्यूल, डी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो या डी फॉर्म जो भी। और दूसरा होता है लीवो रोटेटरी, LEAVO, लीवो रोटेटरी, या इसे माइनस या इसे एल कंपाउंड भी कहते हैं, है ना बेटा। अच्छा, डी फॉर्म कौन होता है, दोज विच रोटेट, इट रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या राइट हैंड साइड, और इट रोटेट पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या लेफ्ट हैंड साइड। आई थिंक ये बात समझ में आ गई आपको। किसी के नाम के आगे प्लस लिखा हो, जैसे प्लस पप्पू, मतलब पप्पू ऑप्टिकली एक्टिव है ना, जब भी लाइट मिलेगी उसको घुमा देगा, है ना। मतलब और ये किधर घुमाएगा ये भी पता है, लाइट को किधर घुमाएगा लेके जाएगा ये भी पता है, समझ में आ गया। जैसे लिखा हो माइनस गप्पू, तो गप्पुआ भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी रोशनी को घुमाएगा, किसको बताओ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, मतलब
लाइट, ये भी लाइट को घुमाएगा। अरे किधर घुमाएगा ये भी पता। ठीक, तो समझ गए आप लोग? तो अच्छा, लिबरेटरी का सिंबल माइनस या एल होता है और डेक्स्ट्रो का सिंबल क्या होता है? स्मॉल डी, नॉट कैपिटल डी। कैपिटल डी जो होता है वो आगे आएगा, उसका कॉन्फिगरेशन से रिलेशन होता है, और स्मॉल डी का रिलेशन किससे होता है बताओ? ऑप्टिकल रोटेशन से होता है। तो जिसके आगे प्लस साइन लिखा हो मतलब वो डेक्स्ट्रोटरी है, मतलब लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ओके, दक्षिणावर्ती। नेक्स्ट, हिंदी समझ में नहीं आता आपको? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बातें समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात बता दूं, वैसे तो एक और क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट थीटा वैल्यू, मतलब क्या हर कंपाउंड के लिए थीटा सेम होगा? कौन-कौन से फैक्टर हैं जो थीटा को प्रभावित करते हैं? मतलब मान लिया ये एक्स कंपाउंड के लिए या वाई कंपाउंड के लिए हमने कश्मीर में थीटा निकाला या हमने राजस्थान में निकाला, टेंपरेचर अलग-अलग है, सॉल्यूशन अलग बनाया, तो क्या थीटा की वैल्यू सबके लिए सेम आएगी? तो अब हम पढ़ने वाले फैक्टर अफेक्टिंग थीटा वैल्यू। इस पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? जनरली कम पूछा जाता है, फिर भी हम इसे 5 तरीके से पढ़ लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग थीटा वैल्यू, ये बार-बार फैक्टर अफेक्टिंग थीटा वैल्यू, व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ रोटेशन इन पीपीएल। अब देखो, हर कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं करता, हर कंपाउंड घुमा नहीं पाता, समझ में आ गया? कुछ घुमा पाते हैं, कुछ घुमा, तो वो नेचर पे डिपेंड करता है। कंपाउंड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट नेचर ऑफ कंपाउंड, फर्स्ट नेचर ऑफ कंपाउंड। हो सकता है पप्पू और गप्पू घुमा लेते हो लाइट को और जो राधेश्याम घुमा ना पाते हो, समझ में? तो वो याद, नेचर ऑफ कंपाउंड। ओके, अब अगला, नेक्स्ट। देखो ये टैलेंट होता है, कंपाउंड का खुद का टैलेंट होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट होती है ना उस पर भी थीटा वैल्यू प्रभावित करती है। पता नहीं आपने जो टॉर्च जलाया था वो कौन सी बैटरी लगा रखी है, एवरेडी की लगा रखी है, कौन सी लगा रखी है, या जो सोर्स है वो सीएफएल है या मोमबत्ती है या कैंडल है या लालटेन है, वो अलग-अलग लाइट के लिए वैल्यू अलग-अलग आती है। मतलब लैम्बडा के चेंज होने पर थीटा चेंज हो जाता है। तो नेचर ऑफ लाइट या जो कहते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, नंबर 3, टेंपरेचर ऑफ लैब। लैब के टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है। आप किस मोहल्ले में ये घुमा रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है लाइट। नेचर ऑफ कंपाउंड। नहीं, कितना घुमाएंगे ये, मतलब आप कितना घुमा सकते हैं लाइट को, ये मोहल्ले पे भी डिपेंड करता है। ओके, ठीक। टेंपरेचर ऑफ लैब। नेक्स्ट, बातें नहीं, अरे बातें क्यों कर रहे हो यार? समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोग को? थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ठीक। ये गड़बड़ा रहा है। तो अच्छा, वो जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट पे भी थीटा वैल्यू प्रभावित होती है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इधर देखो, अब होता क्या है, आपने एक्स कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया, पता चला कि एक्स नहीं घुमाता था, सॉल्वेंट ने घुमाता था। तो सॉल्वेंट ने घुमा दिया लाइट को तो लगेगा कि एक्स ने घुमाया, जबकि घुमाया किसने का था बताओ? सॉल्वेंट ने। तो सॉल्वेंट के ऊपर भी मान लिया सॉल्वेंट ने थोड़ा घुमाया, थोड़ा क्या कि एक्स ने घुमा दिया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए पोलरीमीटर में हमेशा सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट लेते हैं। पोलरीमीटर में कौन सा सॉल्वेंट लिया था बताओ? ताकि उसकी वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, पक्का? तो आपसे पूछा था व्हिच सॉल्वेंट इज टेकन इन पोलरीमीटर, एक ऑप्टिकली एक्टिव दे देगा, एक इनएक्टिव दे देगा, तो आप बोलना इनएक्टिव वाला। हो सकता है आपको कंपाउंड का नाम दे दे, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्टिव है कि ये क्या है बताओ? इनएक्टिव। ओके, व्हिच इज बेस्ट सूटेड सॉल्वेंट फॉर पोलरीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन हम आगे पूछेंगे। नेक्स्ट, अगला, नेचर, ये जो सैंपल सॉल्यूशन है ना, ये इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। सैंपल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और इसे सीधे-सीधे आप बता सकते हैं। जैसे मान लिया एक सैंपल ट्यूब है, इसमें मॉलिक्यूल बहुत कम संख्या में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, एंट्री की कमरे में, फिर बाहर निकल गई, बहुत कम मॉलिक्यूल से टकराएगी, तो इसमें डेविएशन कम हो सकता है। तो डेविएशन क्या हो बताओ लाइट में? कम आए। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी बढ़ा दीजिए, इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल कर देंगे, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल से टकराएगी, तो जो एवरेज डेविएशन आएगा वो क्या आएगा बताओ? ज़्यादा आएगा, वो वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पर थीटा जो होता है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एक इक्वेशन बन गया। T इज द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट, छठा, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब पर भी थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है। थीटा, अच्छा सुनो, मान लिया कहीं पर ट्यूब जो लिया वो बड़ी लिया और दूसरे में ट्यूब छोटी ले लिया, तो लाइट जैसे घुसी, एंट्री की, वैसे बाहर निकल गई, मॉलिक्यूल से कम टकराएगी। ट्यूब बड़ा होगा तो मॉलिक्यूल से क्या होगी? ज़्यादा टकराएगी। तो यहाँ पर डेविएशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो लंबाई पे सीधा-सीधा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये पाया गया। अब बड़े खुराफाती एग्जामिनर होते हैं, बोलते हैं 2 रिलेशन बन गया, इस पे भी सवाल पूछो। पूछ लो, उन्होंने कहा जब थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। और एक इक्वेशन रही, और फिर इसे चाहे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? थीटा इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा इक्वेशन। अब इसमें कुल 4 यूनिट हो गई। एक अल्फा है, एक एल है, एक थीटा है। इनके बारे में आप जानते हैं। थीटा तो जानते हैं आप, थीटा के बारे में जानते हैं ना? एंगल ऑफ रोटेशन सी के बारे में जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, और एल के बारे में भी जानते हैं, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, और ये भी लिख लो, ये पूरा लिख लो, एंगल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट, अगला, व्हाट इज दिस? अब क्या बचा? अल्फा। अल्फा क्या है? एक कांस्टेंट। दुनिया में इसे एक नाम से जानते हैं, बताओ? एक कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन। इसी को क्या कहते हैं बताओ? स्पेसिफिक। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कंसंट्रेशन हमेशा पोलर, जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, जो डेटा लिखते हैं, तो उसमें हमेशा कंसंट्रेशन किसमें लेते हैं? ग्राम पर एमएल में। और जो लंबाई लेते हैं वो हमेशा डेसीमीटर में लेते हैं। खैर आप जानते हैं कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, जानते हैं ना? तो वही है कि इसमें 4 यूनिट है, 4 जो है टर्म्स हैं, थीटा, अल्फा, सी, एन, एल। कोई भी 3 टर्म देके चौथा पूछ सकता है। क्वेश्चन को कठिन करना होगा तो कंसंट्रेशन और लंबाई को का यूनिट क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो पहले आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा, फिर इसमें पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा। हेलो, जेईई ने ऐसे कई बार सवाल पूछे हैं। आप बोलोगे तो एक सवाल मैं पूछ लूंगा, नीट में भी, नीट में भी है, नीट में भी आता है।
आ सकता है। जब देखो क्वेश्चन आता है तो आ ही सकता है ना, धीरे-धीरे अब वो 720 वाले मामला जो है ना, धीरे-धीरे कई सारे लोग आने वाले, पता चला कि 5 बच्चों के 720 नंबर और उसमें एक ही रैंक बनाएगा। और उसमें पता नहीं चल पाता कि कौन टैलेंटेड है, कौन टैलेंटेड नहीं है। तो अब क्या है कि अब क्वेश्चन कठिन बनेगा। क्वेश्चन कठिन इस साल से बनेगा, ये मेरे को ऐसा अंदाज़ा है। मेरी चर्चा का विषय भी है यहाँ पर मीटिंग में कि कुछ क्वेश्चन कठिन बनने चाहिए और हो सकता है कि एनडीए और जो है जेईई की एग्ज़ाम अगर एक साथ हो जाए, तो उस समय जब जेईई पेपर बनाएगा तो समझ लो, तब तक तो क्वेश्चन कठिन आएँगे। इस साल तो नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ। अच्छा, तो आप तो अभी ख़ैर देखो मैं कह रहा हूँ आप तो ये तब सोचिए मत, क्वेश्चन कठिन आएगा तो सबके लिए आएगा, आसान आएगा तो सबके लिए आएगा, बल्कि आपके लिए क्वेश्चन कठिन आना ज़्यादा अच्छा है। पेपर टफ होगा तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। पेपर टफ होगा तो जो मेहनत करते हैं जेनुइनली जिनको आईक्यू लेवल भी है वो अच्छा करेंगे। ओके और क्वेश्चन ईज़ी होता है तो रट्टा मार भी कुछ अच्छा कर जाते हैं। ओके चलिए यहाँ पर मुझे बताएँ, एक सवाल आपसे कोई पूछे कि डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन, व्हाट इज़ स्पेसिफिक रोटेशन? तो बताइए, व्हाट इज़ स्पेसिफिक रोटेशन कौन बताएगा? बोलो। स्पेसिफिक रोटेशन इज़ अ कांस्टेंट ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आया, फ़ील नहीं आया, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कुछ और अच्छी डेफिनिशन बताओ। हाँ? बिल्कुल इसने सही बोला और ये मेरे को लग रहा है ये अच्छा डेफिनिशन है, इसको हमें नोट कर लेना चाहिए। इसने जो बोला मुझे याद तो नहीं है लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ। अच्छा बोला, जो भी बोला अच्छा बोला, है ना? इसने क्या कहा कि सर अगर जो कंसंट्रेशन है, इसको 1 ग्राम पर एमएल ले लो और जो लंबाई है, उसे 1 डेसीमीटर ले लो। तो अपने आप जो है जो अल्फा है वो थीटा हो जाएगा। मतलब अल्फा इज़ नथिंग एट थीटा एट स्पेशल कंडीशन। वो स्पेशल कंडीशन कौन सी है? लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इज़ 1 डेसीमीटर एंड लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1 ग्राम पर एमएल। तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व व्हेन लेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1 डेसीमीटर, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इज़ 1 डेसीमीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1 ग्राम पर एमएल इज़ नोन एज़ स्पेसिफिक रोटेशन। हो गया? कर लोगे ना आप लोग? अच्छा इसमें भी एक सवाल पूछा लेकिन बहुत आसान है, कोई मतलब नहीं पूछने का, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए एक क्वेश्चन तो लिख लो। देखो, व्हेन 4 ग्राम ऐसे लिखें, मैं लिख ही देता हूँ। बोल दूँ? देखो 4 ग्राम ऑफ या 6 ग्राम लिख लो। 6 ग्राम ऑफ ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 6 ग्राम ऑफ 2 ब्यूटेनॉल was dissolved to make 40 ml solution. And when prepared solution is kept in 200 millimeter long sample tube, then angle of rotation observed was minus 4.05 degree. Then what would be then what would be कुछ बच्चे कंटीन्यूअस बात कर रहे हैं, बातें मत करो, मजा नहीं आता. Then what would be specific rotation of 2 butanol? क्या लिया होगा आपने? 2 butanol अल्फा पूछ रहा है, थीटा डिवाइडेड बाय Cl चाहिए आपको. थीटा दे चुका है. क्या है थीटा बताओ? बोलो माइनस 4.05. कॉन्संट्रेशन दिया हुआ है 6 ग्राम को 40 एमएल में डाला रखा है. 6 बटे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा इनटू 200 मिलीमीटर. तो यू कन्वर्ट डेसीमीटर, 100 मिलीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो 200 मिलीमीटर इक्वल टू 2 डेसीमीटर. सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा. कर लिया सॉल्व, निकालो मोबाइल कर लो सॉल्व. कितना है? माइनस 13 पॉइंट जी माइनस 13.05 5 है कि 05 ठीक है इसी के आसपास होगा. हाँ नहीं ऐसे ही जैसे जैसे थीटा. इधर ध्यान देना. अच्छा अब इस क्वेश्चन को और कठिन कैसे किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को कठिन कैसे करते हैं मैं करूंगा नहीं, पूछूंगा नहीं, बस हिंट दे रहा हूं. अगर कभी ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात हो तो सॉल्व कर देना. पहले ये पूरा डेटा दे दिया आपसे. ये व्हाट वुड बी अल्फा स्पेसिफिक, ये नहीं पूछा, ये पूछा ही नहीं आपसे, ये बोला ठीक है. ये कंडीशन दे दिया, फिर इसके बाद बोला कि अगर फिर से वापस हम उसी लाइट को हम ऐसे या उसी सॉल्यूशन में हम 12 ग्राम और मिला दें, 12 ग्राम ब्यूटेनॉल और मिला दें या 6 ग्राम और मिला दें, तो फिर अल्फा फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वाले डेटा से अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले अल्फा को निकाल के अगले वाले थीटा को निकालना पड़ेगा. नहीं ऐसा आपको, तो वो मामला 2 स्टेप वाला हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, परंतु ये क्वेश्चन कठिन माने जाएंगे. अगर कभी मुलाकात हो तो कर लेना, बाकी हम देखेंगे. तो चलिए इसी के साथ स्पेसिफिक फैक्टर अफेक्टिंग थीटा वैल्यू समझ में आ गई. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज काइडल एटम. काइडल एटम या काइडल सेंटर. देखो कोई भी एटम जिसे 4 अलग ग्रुप लगाओ और उस एटम का हाइड्रोजन sp3 हो, उसको काइडल एटम कहेंगे. काइडल एटम या काइडल सेंटर. sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हैविंग 4 ग्रुप डिफरेंट आर नोन एज काइडल एटम. लिखा हूं इसको या लिख लिया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम विद 4 ग्रुप डिफरेंट आर नोन एज काइडल एटम. ये तो सबको पता होगा, बिना इसके नंबर आते ही नहीं. तो पता ही ना आपको. अच्छा थोड़ी सी सावधानी याद करो, प्रिकॉशन, सावधानी. अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता, अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता तो उसको भी ग्रुप मानेंगे. तो नॉन रेजोनेटिंग या लोकलाइज्ड लोन पेयर. लोकलाइज्ड इसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं नॉन रेजोनेटिंग. नॉन रेजोनेटिंग लोन पेयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए ग्रुप. पक्का बेटा. नंबर 2, अगर sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन दिखे तो वो काइडल होगा ही नहीं कभी. sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड एटम इज नेवर काइडल. बस
तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे जवाब दे दोगे ना जवाब आप लोग? जैसे एक साथ लोकलाइज़ किसको जानते हैं? रेजोनेंस जीओसी थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं, पढ़े हैं। आपको जीओसी मतलब इतना तो पता है कौन सा लोन पे रेजोनेंस करता है? जो लोन पेयर पाई बॉन्ड के कन्जुगेशन में होता है, जानते हैं आप लोग ना? पाई बॉन्ड के पड़ोसी के साथ जुड़ा होता है वो लोन पे रेजोनेंस करता है, बाकी रेजोनेंस से नहीं करता। इनको नहीं काउंट करेंगे, बाकी को काउंट करेंगे। तो जैसे मैं क्वेश्चन करूँ, डिसाइड काइडल एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। क्या हुआ? डिसाइड काइडल एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। क्या हुआ? डाउट था? लोकलाइज्ड या नॉन रेजोनेटिंग लोन पेयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ ग्रुप, जीपी। जगह नहीं था, ग्रुप। अच्छा, बस इसीलिए पीछे किया। अच्छा, डाउट नहीं है। अच्छा, अच्छा वहाँ क्या लिख सकते हैं? ग्रुप ही तो लिख सकते हैं। एक ही बार में तो फैसला कर लेते हैं। दीवार पे लिख दें? नहीं, नहीं सर, इसका आईयूपीएसी नहीं बता दीजिए बस, ठीक है। एक बार इसका आयु हाँ? हो गया? बस हो गया। अब एक ही साथ सारे देख लेते हैं ना, क्या करने का? चलो, ज़्यादा एग्ज़ाम्पल नहीं करते हैं क्योंकि अब 10 एग्ज़ाम्पल बजाय 10 एग्ज़ाम्पल सवाल एक ही में कर लेते हैं। एक साथ देखिए, अब आपको ऐसे कार्बन, ऐसे एटम ढूँढने हैं, बस करें क्या? ओके, इसका आईयूपीएसी नाम मत पूछना मुझसे, ठीक है? इसमें, अब देखो बहुत सीधी-सीधी बात है, यहाँ तो sp2 हाइब्रिडेशन है, 4 ग्रुप ही नहीं है, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। वैसे एक बात बता दूँ, काइडल कार्बन का घर हमेशा तिराहे या चौराहे पर ही होता है। कहीं मोड़ होता है तो काइडल कार्बन वहाँ नहीं रहता। उसका घर वहाँ होता ही नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भाई रहते हैं ना। जहाँ पर 2 सेम ग्रुप होते हैं वहाँ पे काइडल कार्बन का घर होता ही नहीं, तो वहाँ तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मिलेगा भी नहीं वहाँ पे, है ना? ओके। अब आपको बताना है यहाँ पे, ये काइडल तो हो नहीं सकता, ये तो काइडल होगा नहीं, ये काइडल होगा नहीं, ये काइडल sp2 हाइब्रिडेशन है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे चांस है, यहाँ पर एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन छिपा हुआ यहाँ पर है, तो ये काइडल कार्बन 1 मिल गया, काइडल एटम मिल गया। ये कार्बन होगा नहीं, ये नाइट्रोजन हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट के ग्रुप लोन पे अलग ग्रुप मानेंगे, ओके? ये कार्बन भी होगा। बेंजीन का एक भी कार्बन काइडल नहीं होगा क्योंकि सभी का हाइब्रिडेशन sp2 है। हम यहाँ समय बर्बादी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ तिराहे पर हो सकता है, ये कार्बन काइडल हो सकता है, ये कार्बन, ये नहीं होगा। क्योंकि इस कार्बन पर ऊपर ऊपर की तरफ जाएँगे, राइट साइड वाला जो पार्ट है, वैसा ही पार्ट लेफ्ट साइड वाला मिलेगा, या सीआईपी प्रायोरिटी दोनों तरफ से जाएँगे तो सेम आएगा। इसमें कोई काइडल कार्बन चलो ठीक है। इस मोड़ पे नहीं मिला, इस मोड़ पर नहीं, यहाँ पे हाँ, मिल गया, यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ CH3 कर दूँ तो? अच्छा ये sp2 हाइब्रिडेशन इसलिए नहीं होगा, चलो ठीक है। ये नाइट्रोजन काइडल नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इसके साथ रेजोनेंस करने लगेगा और रेजोनेटिंग वाले लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। रेजोनेंस तो थोड़ा बहुत जानते हैं ना आप लोग? ओके, नहीं वो रेजोनेंस नहीं है ना। ये एक काइडल कार्बन हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? इसके होने के चांसेस है। ये काइडल कार्बन होने के चांसेस है, हो सकता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये अच्छा सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने तो बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर भी तो होता है। अच्छा ये भी होगा, वेरी गुड। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ये होगा। एक मिथाइल और एक CH3 है, नहीं होगा? अरे ये Me है, ये CH3 है। अच्छा, अच्छा इसको बकायदा बेस डेस्क बनाया गया है, डिज़ाइन दिख रहा है काइडल मतलब इसको ऐसे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बनाया गया कि देखो ये और ये काइडल कार्बन। अब बस हो गया, कितने काइडल कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 ही है? अरे फिर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ 11 ही है। तो 1 दर्जन से कम है, याद रखना। नहीं ठीक है, हो गया बस हो गया। तो ऐसे ऐसे कोई साइकिल हो, कोलेस्टेरॉल जानते हैं? जो बहुत पसंद करते हैं आप लोग? और इसमें कितने काइडल कार्बन है? हमको क्या पता? मैं पेन रख रहा हूँ, तुम येस या नो बता दो, खत्म हो गया कहानी। ये ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ये मोड़ तो छोड़ ही देते हैं, तिराहे पे चलते हैं खाली। ये तिराहा, ये तिराहा, ये तिराहा, ये तिराहा, ये हो गया ना? पक्का? ये हो गया। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 काइडल का। लास्ट वाला काइडल नहीं होगा। वही कन्फ्यूजन ही सारी, वही वाला। कन्फ्यूजन इज़ हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन आएँगे तो आप कर लेंगे, है ना? अब आप बताएँ इसमें कितने काइडल कार्बन? लड़ाई मत करो। ओके,
स्यूड बोलो, पक्का? हाइड्रोजन कार्बन है कि नहीं? ये इसमें है कि नहीं? इधर देख, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या है? sp2 है, क्योंकि आप बॉन्ड ऐसे ही होंगे, ये तो सब बॉन्ड 120 डिग्री पे रहना चाहेंगे ना। तो जब भी आप इसको अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 स्ट्रक्चर की संभावना है, या तो ई या तो जेड, या तो सिस या तो ट्रांस। ऐसे यहाँ पर भी या तो सिस बनेगा या तो ट्रांस बनेगा। तो जब इधर वाला पार्ट सिस होगा, इधर वाला पार्ट सिस होगा, तो एटम भी सेम हो गए और ये ज्योमेट्री भी सेम हो जाए, सब कुछ सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर काइडल कार्बन 0 होगा या काइडल एटम 0 कहलाएगा, काइडल सेंटर 0 कहलाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड वाला पार्ट अगर सिस है, या एक साइड का पार्ट सिस है, एक साइड का पार्ट ट्रांस है, तो इसके बीच अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, उस वक्त इसको काइडल कार्बन कहेंगे। मतलब इसके काइडल कार्बन होने पे संदेह है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिसके काइडल कार्बन होने पर संदेह हो, उसे हम स्यूडो काइडल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? ये कहते हैं PsEO, स्यूडो काइडल। आया? तो अगर कोई ये फोटो बना के दे, तो इसमें आप कहेंगे यस पक्का काइडल एटम, काइडल कार्बन, काइडल सेंटर कुछ भी पूछे तो आप बोलेंगे 1 है। ये फोटो बना दे के 0 बोलेगा, लेकिन ये बना के देगा तो आप बोलेंगे पहले तो ये बताओ ये डबल बॉन्ड किस कंडीशन में है? अगर ये डबल बॉन्ड Z है, ये Z है, या ये सिस है, ये सिस है, तो ये काइडल नहीं होगा। ये अगर ट्रांस है, ये ट्रांस है, तो ये काइडल नहीं होगा। पर अगर एक सिस है, एक ट्रांस है, तो ये क्या हो सकता है बताओ? काइडल हो सकता है। इसके रूप पे डिपेंड करता है। इसके कई रूप मिलेंगे। इसमें जिसमें 2 ये सिस होंगे, दोनों ट्रांस होंगे, वो इनएक्टिव होगा, और जिसमें ये सिस होगा, ये ट्रांस होगा, वो दोनों एक्टिव होंगे। हाँ, अंतर तो तभी हुआ ना, सिस और ट्रांस अंतर क्यों रहा है? क्योंकि दोनों में स्टेबिलिटी में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है। तो चाहे जैसे बताइए, अंतर है तो अलग रूप बताएंगे आप। आया समझ में बच्चों? चलें आगे। तो स्यूडो काइडल से मुलाकात हो गई। जिस कार्बन के काइडलिटी पर क्या हो? संदेह हो, जो काइडल हो भी सके, ना भी हो सके, उसे क्या कहेंगे? स्यूडो। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, जो कार्बन एक स्टीरियो आइसोमर में एक काइडल हो और दूसरे स्टीरियो आइसोमर में काइडल हो जाए, उसे क्या कहेंगे? स्यूडो। या जिस काइडल कार्बन की काइडलिटी अटैच ग्रुप के डायरेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करे, उसे क्या कहते हैं? स्यूडो काइडल एटम। इसी के साथ ये बात आपको समझ में आ गई ना? बोलो। दैट कार्बन एटम व्हिच काइडलिटी डिपेंड्स ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अटैच्ड ग्रुप, उसे कहेंगे स्यूडो काइडल एटम। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। कितने प्रकार की सिमेट्री है? हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री या टाइप्स ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रही है आप लोगों को? वैसे आपको क्या समझाने तो आप पहले से समझे ही हो, इसलिए मैं यहाँ समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ये आपने पढ़ा होगा, याद रखना। मॉलिक्यूल अब तक जितने पाए गए हैं दुनिया में, उसमें कुल 4 टाइप की सिमेट्री टोटल पाई जाती है। मैक्सिमम अगर किसी में पाई गई है तो 4, तो कुल 4 टाइप की सिमेट्री होती है, उन्हीं को कहा जाता है टाइप्स ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। पहली सिमेट्री को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका सिंबल होगा सिग्मा एन। दूसरे को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको एस बोलेंगे बार बार, सिंबल होगा सी आई। नेक्स्ट तीसरा होता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे बोलते हैं ए ओ एस, इसका सिंबल होता है एस एन। और चौथा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या हुआ? सिग्मा एन, सी आई, एस एन, और ये होता है सी एन। आप कुछ बोले थे? हुई नहीं, 4 होती, कुल 4 टाइप की सिमेट्री होती है। ओके, दूसरी नहीं बताते, उसका यूज नहीं होता है, और बहुत कम तो लोग नहीं बताते। हम भी आपको फोकस 2 ही पे करेंगे, बाकी तीसरी चौथी को बस थोड़ा-थोड़ा बता के आगे बढ़ जाएंगे। और होती 4। क्या चीज़? अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डालें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का इमेजिनरी प्लेन, बातें नहीं बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल में वो इमेजिनरी प्लेन जहाँ से मॉलिक्यूल को 2 भाग में हम डिवाइड करें, तो जो कटे हुए दोनों भाग हों, ऐसा प्रतीत हो कि एक ऑब्जेक्ट हो दूसरा मिरर इमेज। एक्जेक्टली ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज होना चाहिए, एक्जेक्टली, तब उनको बोलेंगे उस मॉलिक्यूल में उस प्लेन के अकॉर्डिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो द प्लेन along which if molecule is divided into 2 equal half, the 2 divided parts should be mirror image to each other is known as plane of symmetry. It is an imaginary plane. मॉलिक्यूल को हम पकड़ ही नहीं सकते, मॉलिक्यूल को हम देख नहीं सकते, तो मॉलिक्यूल को काटना तो दूर की बात है, हमें सिर्फ इमेजिन करना है। ठीक है, मैं अपने कुछ पोज बना रहा हूं, मतलब ऐसे खड़े होकर बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगर हम ऐसे खड़े हैं, तो यहाँ पर बीच से अगर हम काटा जाए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? बस एक बचपन की बदमाशी छोड़ दें, जो है ये हाथ थोड़ा टूट गया था, तो हाँ, पेड़ पे चढ़े हुए थे बचपन में गाँव में, और बारिश का मौसम था, थोड़ा ऊँचा था, और मैं नीचे था, ऊपर 2 बच्चे थे। तो उसमें ये रेस हुआ कि जो जल्दी नीचे जीतेगा, मतलब नीचे जो जल्दी पहुँचेगा, और रेस मैंने लगाया ना, मैं नीचे नहीं आया, मैं धीरे-धीरे आ रहा था, ऊपर वाला छोड़ के कूद गया, वो मेरे ऊपर कूद गया। हालाँकि ज़मीन में नहीं पड़ा, क्योंकि वो मेरे ऊपर पड़ा हुआ था ना। तो बचपन में डॉक्टर ने जो सेट किया, तो सेटिंग तो हुई, पर उसने बोला कि अब गाँव में क्या होता है, इसको मजबूत करने के लिए उसने बोला ईंट पे वो रस्सी या कुछ कपड़े बाँध के ऐसे-ऐसे एक्सरसाइज करो, ठीक है? जिम तो होता नहीं था उसमें, है ना? तो उसके चक्कर में वो मसल्स कुछ मांसपेशियाँ उधर चली गई थी, हाँ, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है। तो ओके, अब इसको इग्नोर करेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है? अब मुझे बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? अब बीच से काटेंगे। अच्छा, मैं एक हाथ ऐसे करूँ, एक हाथ ऐसे करूँ तो? नहीं है। एक हाथ ऐसे करूँ तो? एक पीछे, एक आगे, एक आगे, एक पीछे। ये ट्रांस आइसोमर है ना? अच्छा, दोनों हाथ आगे करूँ तो? है। दोनों ऊपर करूँ तो? एक ऐसे करूँ तो? तो बस समझ गया, किसी भी मॉलिक्यूल को 2 बराबर भाग में काटना है, और कटे हुए दोनों भाग ऑब्जेक्ट को क्या दिखें बताओ? मिरर इमेज, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। 1-2 एग्जांपल लिखता हूँ, फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री बताता हूँ। इसमें याद रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री बताने के लिए मॉलिक्यूल का एक्जेक्टली फिगर दिमाग में होना चाहिए आपको। मॉलिक्यूल का एक्जेक्टली स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप गलत कर जाएँगे। समझ में आ गया? तो जैसे मैं अभी एग्जांपल लिखा, ये टार्टरिक एसिड है ये। अभी एक लिख रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस में ज़्यादा देंगे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? अगर हम बीच से काटें, तो ये जो कटे हुए भाग होंगे, वो एक दूसरे में प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। बोलो। अच्छा, ये दोनों OH को उल्टा कर दें अगर तो?
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि ये जब इसे काटेंगे तो जो ऊपर OH होगा तो नीचे S नजर आएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे हमने ये लिखा मिथाइल, ये मिथाइल, इस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच से काटेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे अगर हम इसका ट्रांस फॉर्म बना दें तो ट्रांस में एक वेज होगा, दूसरा क्या होगा? सीएल नहीं लिखते, जगह नहीं, मिथाइल से काम चला। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है बताओ? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लोब्यूटेन में एक मिथाइल बाहर है तो दूसरा मिथाइल पीछे है, कट करेंगे तो मिथाइल के सामने मिथाइल नजर नहीं आएगा, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ गए ना आप लोग? पक्का? अब एग्जांपल देंगे नेक्स्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसका टाइम हो गया? मेरा? अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अभी तो बहुत दिन है ना, छोड़ो जाने दो। सेंटर ऑफ सिमेट्री नेक्स्ट दे देंगे, हम इसका होमवर्क भी दे देंगे। तो आज हमने सिर्फ पढ़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके? और क्या-क्या पढ़ा?